हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस अकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लगभग प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है। जैसे एसआई की एग्ज़ाम हो, पटवारी की हो, संविदा हो, सीटेट हो, आरएएस एग्ज़ाम हो, आईएएस एग्ज़ाम हो और भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी पूछी जाती है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लिंग। तो देखिए, इसमें लिंग किसे कहते हैं और लिंग के प्रकार कितने होते हैं ये आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो लिंग को इंग्लिश में जेंडर कहा जाता है। तो यहाँ पर लिंग का अर्थ क्या है? तो लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। ठीक है, लिंग का अर्थ क्या होता है? चिन्ह। तो ध्यान रखें फ्रेंड, जब भी आपको चिन्ह लिखना हो तो चिन्ह आप इसी प्रकार से लिखेंगे। इसके अलावा चिन्ह जितने प्रकार से लिखे जाते हैं गलत होता है। जैसे कई बार क्या होता है कि चिन्ह को ऐसा लिख देते हैं, चिन्ह, ये गलत होता है, ऐसा कभी ना लिखें आप। ठीक है, तो या तो आप चिन्ह ऐसा लिखें या फिर आप चिन्ह ऐसा लिखें। कैसा? यह बनाया और इसे में अपन ने ना बना दिया, तो या तो फिर आप ऐसा लिखें तो फिर सही होगा। ठीक है, तो लिंग का मतलब होता है चिन्ह। तो फिर इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे? तो आपको ध्यान रखना है कि वे शब्द जिनसे, ठीक है, वे शब्द जिनसे व्यक्ति, वे शब्द जिनसे व्यक्ति या किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी वस्तु की स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है, या पुरुष जाति का बोध होता है, उसे हम लिंग कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि लिंग किसे कहा जाएगा? तो लिंग वे शब्द होते हैं जिनसे किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की स्त्री जाति का पता चलता है या पुरुष जाति का पता चलता है, तो उसे हम लिंग कहते हैं। आ रहा समझ में? जैसे हम कई बार बोलते हैं कि यह पंखा चल रहा है, तो पंखा क्या एक वस्तु है। तो अब हमें लिंग के माध्यम से ही पता चलता है कि जो पंखा शब्द है ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, तो पंखा शब्द कैसा होता है? पुल्लिंग होता है, तभी तो हम बोल रहे हैं कि चल रहा है। और अगर हम ये बोलें कि चिड़िया उड़ती है, तो चिड़िया जो शब्द है, तो चिड़िया शब्द अपने आप में क्या है? स्त्रीलिंग शब्द होता है, तभी तो हम आगे उसमें क्रिया लगाते हैं कि उड़ती है। आ रहा समझ में? तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। तो अब आगे देखते हैं कि जो लिंग होते हैं, तो लिंग के कितने प्रकार होते हैं फ्रेंड? तो जो संस्कृत होती है, तो संस्कृत में लिंग के 3 प्रकार होते हैं। आ रहा समझ में? तो संस्कृत में लिंग के कितने प्रकार हो जाते हैं? तो संस्कृत में लिंग के प्रकार, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो संस्कृत होती है इसमें लिंग के 3 प्रकार हो जाते हैं। तो इसमें 3 लिंग कौन कौन से हो जाते हैं? तो एक तो होता है पहला पुल्लिंग, ठीक है, पहला होता है पुल्लिंग, और इसके बाद फिर दूसरा होता है स्त्रीलिंग, और तीसरा होता है उभयलिंग। दूसरा होता है स्त्रीलिंग और इसके बाद तीसरा हो जाता है उभयलिंग। ठीक है, ऐसे इसके 3 प्रकार होते हैं किसके? लिंग के। और इसी उभयलिंग को नपुंसक लिंग भी कहा जाता है। अब इसमें हम देखते हैं कि जो पहला हो जाता है पुल्लिंग, तो पुल्लिंग से हमें किसके बारे में पता चलेगा? तो इसमें पुरुष जाति के बारे में हमें पता चलता है। स्त्रीलिंग से हमें किसके बारे में पता चलेगा? तो इसमें वस्तुओं के या व्यक्तियों की स्त्री जाति का बोध होता है। फिर इसके बाद उभयलिंग क्या होता है? तो जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही जाति का हमें समान रूप से बोध होता है, तो उसे हम स्त्रीलिंग, उसे हम उभयलिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये हमें कब पता चलता है? तो जब हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं तब हमें पता चलता है किसी व्यक्ति के लिए। जैसे हम बोलेंगे कलेक्टर, तो कलेक्टर किसको बोले? स्त्री को भी बोला जाता है और पुरुष को भी बोला जाता है। अब जब हम जिस व्यक्ति के लिए, अगर स्त्री के लिए हम प्रयोग में ला रहे हैं, तो उसको हम कलेक्टर महोदया बोल देते हैं, कलेक्टर मैडम बोल देते हैं। फिर इसके बाद में अगर कोई जेंट्स है, कोई पुरुष है, तो हमको कलेक्टर साहब बोल देते हैं। आ रहा समझ में? अगर फीमेल है तो कलेक्टर साहिबा बोल देते हैं। आ रहा समझ में? तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 3 लिंग होते हैं संस्कृत में, लेकिन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हिंदी, तो हिंदी में कितने प्रकार के लिंग माने गए हैं? तो हिंदी में 2 प्रकार के लिंग माने गए हैं। ठीक है, तो हिंदी में लिंग के कितने प्रकार होते हैं फ्रेंड? तो हिंदी में लिंग के 2 प्रकार होते हैं। हिंदी में लिंग, तो हिंदी में लिंग के 2 प्रकार हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं? तो यहाँ पर देखिए, पहला प्रकार हो जाता है पुल्लिंग। ठीक है, पहला प्रकार हो जाता है पुल्लिंग और दूसरा प्रकार हो जाता है स्त्रीलिंग।
ठीक है। दूसरा प्रकार क्या होता है, तो दूसरा प्रकार होता है इसमें स्त्रीलिंग, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब पुल्लिंग किसे कहा जाता है, तो पुल्लिंग का सीधा सा अर्थ हो जाता है कि इससे हमें किसी भी वस्तु या किसी व्यक्ति की पुरुष जाति का बोध होता है तो हम उसे पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग किसे कहा जाता है, तो जिन शब्दों से हमें व्यक्ति या वस्तु की पुरुष जाति का बोध होता है, कि पुरुष जाति का बोध होता है तो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ में? तो पुल्लिंग किसे कहा जाता है, तो पुल्लिंग का मतलब होता है कि वे शब्द जिनसे हमें व्यक्ति या वस्तु की पुरुष जाति का बोध होता है तो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे हमने बोला कि आम, तो आम कैसा शब्द हो जाएगा, तो आम होगा पुल्लिंग शब्द, इसलिए तो हम बोलते हैं कि आम खाया जाता है। आ रहा समझ में? फिर दूसरा प्रकार हो जाता है लिंग का, यहाँ पर स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग का मतलब क्या हो जाएगा, तो वे शब्द जिनसे ठीक है, वे शब्द जिनसे व्यक्ति या वस्तु की स्त्री जाति का बोध होता है, स्त्री जाति का बोध होता है, उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। आ रहा समझ में? तो इससे क्या होगा, तो हम देखेंगे कि ये वे शब्द होते हैं जिनसे हमें किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की स्त्री जाति का बोध होता है। तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं जैसे सीता, तो सीता यहाँ पर कैसा शब्द होगा, ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसलिए हम बोलेंगे सीता खाना खा रही थी। फिर इसके बाद में ऐसे हम बोलेंगे जैसे अब किसी वस्तु का नाम अपन लिख देते हैं, तो किसी वस्तु का नाम हमने यहाँ पर लिख दिया कि जैसे हमने लिख दिया कि कलम, सॉरी स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग हम करते हैं यहाँ पर। तो स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग हमने किया यहाँ पर जैसे गिलहरी, तो गिलहरी ये कैसा शब्द होता है, स्त्रीलिंग शब्द होता है। फिर इसके बाद में हमने बोला कि चम्मच, तो चम्मच कैसा शब्द है, ये स्त्रीलिंग शब्द होता है। तो चम्मच वस्तु है लेकिन स्त्रीलिंग शब्द होता है, इसलिए तो हम कहते हैं कि चम्मच रखी है। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो हिंदी में दो प्रकार के लिंग होते हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बहुत सारे उदाहरण मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। जैसे हम बोलेंगे कि राम तो स्त्रीलिंग शब्द होता है, फिर राम पुल्लिंग शब्द होता है, फिर हमने बोला श्याम पुल्लिंग शब्द होता है, फिर हमने बोला कि पंखा तो पुल्लिंग शब्द होता है। फिर ऐसा हम स्त्रीलिंग शब्दों की बातें यदि करते हैं तो हमने बोला कि गीता तो स्त्रीलिंग शब्द होता है, फिर हमने बोला कि श्यामा तो स्त्रीलिंग शब्द होता है। फिर इसके बाद में हमने बोला कि चिट्ठी, तो चिट्ठी कैसा शब्द हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग शब्द होता है। आ रहा समझ में? तो कुल मिलाकर बात यह है कि जिन शब्दों से हमें स्त्री या पुरुष जाति के बारे में हमें पता चलता है तो उसे अपन लिंग कहते हैं। और यहाँ पर दो लिंग मैंने आपको बताए हैं। तो हमारी हिंदी में दो ही लिंग होते हैं फ्रेंड, याद रखना, ठीक है। तो फिर पुल्लिंग क्या हो जाएगा, फिर से आप रिपीट कीजिए। तो जिनसे हमें पुरुष जाति का बोध होता है पुल्लिंग कहलाता है, और स्त्रीलिंग क्या होगा, तो जिससे हमें स्त्री जाति के बारे में पता चलता है उसे हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। बस ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। अब वो चाहे नर हो चाहे मादा हो, दोनों के लिए पुल्लिंग शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर नित्य पुल्लिंग। अब नित्य पुल्लिंग क्या होता है और नित्य स्त्रीलिंग क्या होता है, ये आपको याद रखना होगा। तो अब देखिए यहाँ पर नित्य पुल्लिंग, ठीक है। अब जब पुल्लिंग होता है तो यदि हम इसको अलग अलग कर दें, कभी इसका विच्छेद यदि कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, पुंधन लिंग, ये ऐसा होता है। बराबर क्या हो जाएगा, ये पुल्लिंग हो जाता है। आ रहा समझ में? तो जो पुल्लिंग शब्द होता है ये पुंधन लिंग से मिलकर बनता है। तो जो म होगा तो म का क्या हो जाता है, म अनुस्वार में बदल जाता है, इसलिए पुंधन लिंग बराबर क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब नित्य पुल्लिंग क्या होता है, तो नित्य पुल्लिंग का मतलब होता है कि वे शब्द जो नर और मादा
दोनों के लिए हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग में लाए जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं या उसे हम नित्य पुल्लिंग कहते हैं। तो नित्य पुल्लिंग क्या होता है फ्रेंड, आपको ध्यान रखना होगा कि वे शब्द जो हमेशा, ठीक है, वे शब्द जो हमेशा नर और मादा, नर और मादा के लिए पुल्लिंग के रूप में ही या पुल्लिंग शब्द के रूप में ही या पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो उसे हम नित्य पुल्लिंग कहते हैं। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो नित्य पुल्लिंग है क्या, तो नित्य पुल्लिंग का मतलब होता है कि वे शब्द जो हमेशा नर और मादा दोनों के लिए पुल्लिंग के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, तो उससे हम नित्य पुल्लिंग शब्द कहते हैं। अब ये नित्य पुल्लिंग ऐसे कौन से शब्द हैं जो नर और मादा दोनों के लिए समान रूप से पुल्लिंग के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं? जैसे हमने उदाहरण लिखा है यहाँ पर, देखिए, तो कुछ उदाहरण मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। जैसे हमने लिखा यहाँ पर भालू, ठीक है। तो भालू कैसा शब्द हो जाता है, तो भालू हम देखते हैं कि हमेशा यह पुल्लिंग में ही लिखा जाता है। अब चाहे नर हो चाहे मादा हो, दोनों के लिए हम किस रूप में प्रयुक्त करते हैं इसको, तो हम दोनों को पुल्लिंग के रूप में ही प्रयुक्त करते हैं भालू को। आ रहा समझ में, तो भालू में नर भी होती है मादा भी होती है। तो भालू में देखते हैं कि नर और मादा दोनों होती है, लेकिन दोनों के लिए हम भालू ही प्रयोग में लाते हैं। इसके लिए कोई अलग से शब्द अपन लिखते हैं कि जैसे मादा है तो मादा के लिए अलग से शब्द प्रयोग में लाते हैं, और जो नर होगा उसके लिए अलग से प्रयोग में लाते हैं। ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। ऐसे ही अगला शब्द इसमें आ जाता है, जैसे मच्छर। तो मच्छर भी कैसा शब्द होता है, हमेशा पुल्लिंग शब्द होता है। तो ये नित्य पुल्लिंग है। तो नित्य पुल्लिंग का मतलब क्या है, तो भले ही मादा हो चाहे नर हो, दोनों के लिए पुल्लिंग शब्द का ही प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम नित्य पुल्लिंग कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो मच्छर शब्द है, यह क्या है, नित्य पुल्लिंग शब्द होता है। मतलब इसमें नर और मादा दोनों को हम मच्छर ही कहेंगे। ऐसे फिर ऐसा मगरमच्छ होता है, ठीक है, ऐसे ही मगरमच्छ, ठीक है, ऐसे ही मगरमच्छ। जो मगरमच्छ होता है, तो मगरमच्छ भी नित्य पुल्लिंग शब्द है। आ रहा समझ में। अब चाहे नर हो चाहे मादा हो, दोनों के लिए हमेशा मगरमच्छ शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। अब जब मगरमच्छ होता है तो उसमें मादा भी तो होती है, तो मादा के लिए कुछ अलग से हम शब्द का प्रयोग करते हैं क्या? ठीक है। तो जिस शब्द का प्रयोग हम नर के लिए करते हैं, वही शब्द का प्रयोग हम मादा के लिए भी करते हैं। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, नित्य पुल्लिंग कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, तो ये मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया नित्य पुल्लिंग क्या होता है, या ऐसा पूछ सकता है आपसे कि बताइए जो मगरमच्छ शब्द होता है यह क्या है, नित्य पुल्लिंग है या नित्य स्त्रीलिंग है? तो आपको बताना होगा नित्य पुल्लिंग है। आ रहा समझ में। अब इसके बाद देखिए दूसरा, अगला आ जाता है नित्य स्त्रीलिंग। अगला हो जाता है नित्य स्त्रीलिंग, ठीक है। अब नित्य स्त्रीलिंग क्या हो जाता है, तो वही बात फिर इसमें है जैसे पुल्लिंग में थी। तो मतलब ये कि वे शब्द जो नर और मादा दोनों के लिए स्त्रीलिंग के रूप में या स्त्री जाति के रूप में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो इसे हम स्त्रीलिंग या इसे हम नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए कि वे शब्द जो हमेशा, वे शब्द जो नर और मादा, वे शब्द जो नर और मादा दोनों के लिए, नर और मादा दोनों के लिए समान रूप से, दोनों के लिए समान रूप से स्त्री जाति या सीधी सी बात है कि वे शब्द जो हमेशा समान रूप से स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ में। तो अब ऐसा कौन सा शब्द है फ्रेंड जो हमेशा पुरुषों के लिए, मतलब पुरुष और मादा, मतलब नर और मादा, तो नर और मादा दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं।
ऐसे शब्द कहलाते हैं नित्य स्त्रीलिंग शब्द। अब ये कौन कौन से शब्द हैं, तो देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जैसे गिलहरी, ठीक है। तो उदाहरण देखिए यहाँ पर गिलहरी, उदाहरण क्या है, गिलहरी। तो यहाँ पर जो गिलहरी शब्द होता है, गिलहरी शब्द, ठीक है। तो अब जो गिलहरी शब्द है, अब गिलहरी में क्या मादा ही मादा होती है क्या? नहीं, इसमें नर भी होते हैं। तो अब जो गिलहरी है वो नर हो चाहे मादा, दोनों के लिए हम किस प्रकार शब्द का प्रयोग करते हैं? गिलहरी का ही करते हैं, मतलब स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आपने कई बार देखा हो जैसे गिलहरी निकलती है तो हम उसको यही बोलते हैं गिलहरी जा रही है, कभी ये बोलते हैं कि गिलहरी जा रहा है, नहीं बोलते, क्योंकि जो गिलहरी शब्द होता है यह स्त्रीलिंग शब्द होता है, यह नित्य स्त्रीलिंग शब्द होता है। इसके बाद फिर ऐसे ही दूसरा शब्द आ जाता है छिपकली, ऐसे ही दूसरा शब्द होता है छिपकली, ऐसे फिर होता है मछली। तो ये जो शब्द होते हैं ये किस प्रकार के शब्द हैं? ये नित्य स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, मतलब इनमें चाहे नर हो चाहे मादा हो, तो दोनों के लिए हम समान रूप से इस स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग हम करते हैं। आ रहा समझ में? तो जैसे आपने देखा होगा कि छिपकली, तो छिपकली अब यहाँ पर नर और मादा दोनों होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि छिपकली से मादा ही मादा होती है, नर भी होते हैं। अब जो छिपकली नर होती है तो उसके लिए भी हम छिपकली ही बोलते हैं, मादा होती है उसके लिए भी छिपकली बोलते हैं। तो इसलिए ये शब्द किस प्रकार के हैं? ये नित्य स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। फिर इसके बाद में ऐसे ही मछली होती है। अब मछली में भी तो नर और मादा दोनों होते हैं, तो क्या जो नर होता है उसके लिए हम अलग से शब्द का प्रयोग करते हैं क्या? नहीं करते, ठीक है। तो फिर हम दोनों के लिए समान रूप से, हम दोनों के लिए समान रूप से शब्दों का प्रयोग करते हैं। दोनों के लिए हम मछली ही शब्द का प्रयोग करते हैं। और मछली यहाँ पर किस प्रकार का शब्द है? तो यह नित्य स्त्रीलिंग शब्द होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये इस नित्य स्त्रीलिंग और नित्य पुल्लिंग के बारे में मैंने आपको बताया है। अब इससे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए ये गिलहरी किस प्रकार का स्त्रीलिंग है, नित्य स्त्रीलिंग है या सिर्फ स्त्रीलिंग है? तो आपको बताना पड़ेगा नित्य स्त्रीलिंग। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमेशा नर और मादा दोनों के लिए समान रूप से उपयोग में लाया जाता है। आ रहा समझ में? या ऐसा भी पूछा जा सकता है आपसे, इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि नित्य स्त्रीलिंग शब्द किसे कहते हैं, नित्य पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब ये तो हमने आपको बताया यहाँ पर नित्य स्त्रीलिंग और नित्य पुल्लिंग के बारे में। अब इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द होते हैं, ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं ये देखिए इसमें। तो हमारे देश में चाहे विश्व की बात करें तो इसमें सभी हम देखते हैं कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पुल्लिंग में आते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें कुछ प्राणीवाचक शब्द होते हैं या प्राणियों के लिए हम देखते हैं प्रयोग में लाए जाने वाले कुछ शब्द होते हैं जो पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें पुल्लिंग, तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं जैसे कुछ पुल्लिंग शब्द होते हैं, कुछ पुल्लिंग शब्द, कुछ पुल्लिंग शब्द देखिए यहाँ पर। तो पुल्लिंग शब्द में हम देखेंगे जैसे पर्वतों के नाम जितने भी हो, ठीक है, पर्वतों के नाम। तो पर्वतों के नाम जितने भी होंगे वो किस में आएंगे? पुल्लिंग में, आपको ध्यान रखना है। तो पर्वतों के नाम में जैसे हिमालय पर्वत, जैसे रॉकी पर्वत, जैसे एंडीज पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल पर्वत, ये सभी पर्वत किस प्रकार के हैं? तो ये सब पुल्लिंग शब्द होते हैं, आपको ध्यान रखना होगा। तो हमने लिखा यहाँ पर हिमालय पर्वत, ठीक है, हिमालय पर्वत, या फिर इसके बाद में सतपुड़ा है, फिर इसके बाद विंध्याचल है, ठीक है, फिर इसके बाद में और भी जितने भी हैं आदि कर देते हैं, तो आदि में सब आ जाएगा फिर। तो विश्व के भी और हमारे भारत के भी जितने भी पर्वत हैं ये सभी किस में आते हैं? ये सभी हमेशा पुल्लिंग होते हैं, कभी भी इनको स्त्रीलिंग में नहीं लिखा जा सकता। फिर इसके बाद में अगर हम देखें फिर आगे पहाड़ियों के नाम आ जाए कभी, ठीक है, पहाड़ियाँ। तो जो पहाड़ियों के नाम होते हैं तो पहाड़ियों के नाम हमेशा किस में लिखे जाएंगे फ्रेंड? सॉरी, पहले पुल्लिंग की बात अपन कर रहे हैं तो ये तो अपन स्त्रीलिंग में बात करेंगे फिर। तो अगला देखिए इसमें फिर जैसे महासागरों के नाम अपन लिखते हैं, तो महासागरों के नाम हमेशा किस में लिखे जाएंगे? तो ये हमेशा पुल्लिंग में लिखे जाएंगे। तो महासागरों के नाम जितने भी होते हैं ये हमेशा पुल्लिंग में ही लिखे जाते हैं। जैसे हम बोलेंगे प्रशांत महासागर तो पुल्लिंग में लिखा जाएगा हमेशा,
कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो हम बोलेंगे प्रशांत महासागर है, क्योंकि पुल्लिंग में लिखा जाएगा। तो प्रशांत महासागर ये पुल्लिंग होता है। फिर इसके बाद में जितने भी महासागर हैं, अब वो चाहे अटलांटिक महासागर हो, हिंद महासागर हो, आर्कटिक महासागर हो, ये सभी किस में आ जाते हैं, तो ये सभी पुल्लिंग शब्द होते हैं, आपको ध्यान रखना होगा। आ रहा समझ में? तो महासागरों के नाम सब किस में आ जाते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। फिर इसके बाद में आगे देखिए, ऐसे ही फिर आगे अपन बढ़ते हैं। तो ऐसे हमने बोला कि दिन के नाम या दिनों के नाम, तो दिनों के नाम किस प्रकार के होते हैं, सब पुल्लिंग होते हैं। जैसे सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार, तो जितने भी दिन होते हैं, तो 7 दिनों के नाम अपन देखते हैं सब किस में लिखे जाते हैं, तो सब पुल्लिंग होते हैं, दिनों के नाम सब पुल्लिंग में होते हैं। आ रहा समझ में? जैसे सोमवार है, मंगलवार है, इसके बाद फिर जो 7 दिन होते हैं अपने, मंगलवार, ठीक है, आदि, तो ये सभी दिन किस में लिखे जाते हैं, तो सभी दिनों को पुल्लिंग में लिखा जाता है, हमेशा ध्यान रखना फ्रेंड। आ रहा समझ में? अब इसके बाद फिर आगे और देखते हैं। ऐसे ही फिर हमने बोला कि महीनों के नाम, ठीक है, जितने महीने होते हैं हमारे, इंग्लिश के हो चाहे हिंदी के हो, महीनों के नाम, तो महीनों के नाम भी ये किस में लिखे जाएंगे, ये सब पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो महीनों के नाम में जैसे हमने बोला कि कौन सा महीना चल रहा है, तो हमने बोला कि जनवरी का महीना चल रहा है। कौन सा महीना चल रहा है, तो हमने बोला कि अप्रैल का महीना चल रहा है। आ रहा समझ में? तो जितने भी 12 महीने होते हैं अपने, इन सभी 12 महीनों को हम किस रूप में लिखते हैं, तो इन सभी को पुल्लिंग में लिखा जाता है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर ऐसे ही हम कभी मान लीजिए कि किसी शहर का नाम लिखते हैं, शहर का नाम, ठीक है, तो शहर का नाम भी लिखेंगे तो हम कैसा लिखेंगे हमेशा, तो ये शहर का नाम हमने बोला कि जैसे लखनऊ है, इलाहाबाद मतलब प्रयागराज है, दिल्ली है, तो ये सभी कैसे लिखे जाएंगे, हमेशा पुल्लिंग में ही लिखे जाते हैं। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर लखनऊ, फिर इसके बाद हमने लिख दिया दिल्ली, फिर इसके बाद में बॉम्बे आदि। तो जितने भी शहर होते हैं तो सभी शहरों को किस रूप में लिखा जाएगा, पुल्लिंग शब्द में ही लिखा जाता है। फिर इसके बाद में हम किसी देश का नाम लिखते हैं, ठीक है, हम किसी देश का नाम लिखते हैं, तो ये सब किस में लिखा जाता है फ्रेंड, तो देश का नाम में ये सब पुल्लिंग में लिखे जाते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पर भारत है, कनाडा है आदि, बहुत सारे देश हैं, तो ये सभी देशों को किस में लिखा जाएगा, पुल्लिंग में लिखा जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ऐसे जैसे हम कोई वृक्ष का नाम लिखते हैं, तो वृक्षों के नाम में आप चाहे कोई सा भी वृक्ष लिखें आप, तो वृक्षों के नाम भी किस में लिखे जाएंगे, पुल्लिंग में ही लिखे जाते हैं। आ रहा समझो फ्रेंड, तो ये सब आपको इसमें ध्यान रखना होगा। तो किस किस को हम पुल्लिंग में लिखेंगे, किस किस को हम स्त्रीलिंग में रखेंगे। तो यहाँ पर तो मैंने बताया आपका भी पुल्लिंग शब्द मतलब किस किस को हम पुल्लिंग में लिखते हैं। अब इसके बाद बताता हूँ स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग में किसको किसको लिखा जाता है, तो जैसे देखिए स्त्रीलिंग शब्द, अब देखिए यहाँ पर कुछ स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो स्त्रीलिंग में किसको लिखा जाता है, किन किन शब्दों को लिखा जाता है, तो जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको पर्वत के नाम, तो पर्वत के नाम हम लिख देते हैं पुल्लिंग में। और पहाड़ियों के नाम किस में लिखेंगे फिर, तो पहाड़ियों के नाम हम लिखते हैं स्त्रीलिंग में, पहाड़ियों के नाम, ठीक है, पहाड़ियों के नाम। तो पहाड़ियों के नाम में जैसे बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, जैसे मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, इसके अलावा महाराष्ट्र में, हर राज्य में अपन देखते हैं पहाड़ियाँ पाई जाती है। तो हमने लिखा कि जैसे जानापाव पहाड़ी, जैसे हमने लिखा यहाँ पर जानापाव पहाड़ी, ठीक है, जानापाव पहाड़ी। तो ये कैसा शब्द है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। हम यही कहेंगे कि जानापाव पहाड़ी इतनी ऊंची है, जानापाव पहाड़ी इतने क्षेत्र में फैली हुई है। हम ये बोलते हैं क्या कि जानापाव पहाड़ी इतना ऊंचा है या इतने क्षेत्र में फैला हुआ है, ऐसा बोलते हैं क्या, नहीं बोल सकते, क्योंकि जो पहाड़ियाँ होती हैं ये स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। फिर इसके बाद में ऐसे अपन देखते हैं काकरी बरड़ी की पहाड़ी होती है, काकरी बरड़ी, तो काकरी बरड़ी की पहाड़ी आदि। तो जितने भी पहाड़ियाँ होती हैं ये सब स्त्रीलिंग में लिखी जाती है, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में ऐसे अपन देखें नदियों के नाम, जैसे नदियों, ठीक है, तो नदियों के नाम जितने भी हैं तो नदियों के नाम किस में लिखे जाते हैं, हमेशा सब स्त्रीलिंग में लिखे जाते हैं। तो जैसे हमने लिखा कि गंगा है, यमुना है, ठीक
ठीक है, गंगा यमुना नर्मदा आदि, ठीक है, गंगा यमुना और नर्मदा आदि जितनी भी नदियां हैं, तो इन सभी नदियों को स्त्रीलिंग शब्द में लिखा जाता है, इन सबको हम स्त्रीलिंग में लिखते हैं। आ रहा समझ में? ये सभी नदियों के जितने भी शब्द हैं, नदियों के जितने भी नाम हैं, ये सब स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि जब भी इनको लिखा जाता है, पुस्तकों में लिखा जाता है, या हम लिखते हैं या हम बोलते हैं, तो हम कहते हैं कि नहीं कि नदी, यह नदी यहाँ से यहाँ तक बह रही है ना। तो हम जैसे बोलते गंगा नदी, तो हम बोलते गंगा नदी यहाँ से उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद से निकलती है। तो गंगा नदी, तो गंगा यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसलिए तो हम बोलते कि निकलती है। हम ये बोलते कि निकलता है नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि गंगा नदी यहाँ पर क्या है, गंगा स्त्रीलिंग शब्द होता है। तो गंगा एक नदी है और इसलिए हम इसको स्त्रीलिंग शब्द में लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो जितने भी नदियों के नाम हैं सब स्त्रीलिंग में आते हैं। फिर इसके बाद जैसे तिथियों के नाम होते हैं, तिथियों, ठीक है, तिथियों के नाम। तो तिथियों के नाम में जैसे हम बोलते हैं कि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ये सब बोलते हैं। तो ये सभी को किस में रखा जाता है? इन सभी को स्त्रीलिंग शब्द में रखा जाता है। प्रथमा है, इसके बाद फिर द्वितीया, फिर इसके बाद तृतीया, फिर इसके बाद में चतुर्थी, ठीक है, आदि। तो जितनी भी तिथियां होती हैं, इन सब को किस में रखा जाता है? तो इन सब को स्त्रीलिंग शब्द में रखा जाता है फ्रेंड। ठीक है, फिर इसके बाद में हम देखें किसी लड़की का नाम, तो लड़की के जितने भी नाम हैं सब स्त्रीलिंग होते हैं। इसके बाद फिर ऐसा हम देखते हैं कि जैसे कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं जिसको सबको स्त्रीलिंग में ही अपन मानते हैं। जैसे मछली के बारे में मैंने आपको बताया था। अब मछली कैसा है, तो ये नित्य स्त्रीलिंग शब्द होता है, उसमें चाहे नर हो चाहे मादा हो, दोनों को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने आपको कुछ पुल्लिंग और कुछ स्त्रीलिंग शब्द के बारे में बताया है। अब इसमें हम शुरू करते हैं कि हमारी हिंदी में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो हिंदी में लिंग निर्धारण अपन देखते हैं कि 3 प्रकार से होता है। तो देखिए इसमें हिंदी में लिंग निर्धारण कैसे होता है। हिंदी में लिंग निर्धारण, तो हिंदी में लिंग निर्धारण 3 प्रकार से होगा फ्रेंड। कैसे? तो देखिए, तो इसमें 3 प्रकार से होता है लिंग निर्धारण हिंदी में। तो 3 प्रकार कौन कौन से हो जाते हैं? तो देखिए इसमें पहला प्रकार होता है रूप के आधार पर, दूसरा होता है प्रयोग के आधार पर, और तीसरा होता है अर्थ के आधार पर। ऐसे 3 प्रकार से हिंदी में लिंग निर्धारण होता है। तो पहला देखिए यहाँ पर रूप के आधार पर, पहला हो जाता है रूप के आधार पर, दूसरा होता है प्रयोग के आधार पर, दूसरा हो जाता है प्रयोग के आधार पर, तीसरा हो जाता है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो ऐसा हम देखते हैं कि हिंदी में लिंग निर्धारण 3 प्रकार से होगा। तो 3 प्रकार में अब हम इसमें शुरू कर रहे हैं पहला प्रकार, जिसको कहते हैं रूप के आधार पर। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हिंदी में लिंग निर्धारण कितने प्रकार से होता है। तो हिंदी में लिंग निर्धारण 3 प्रकार से होता है फ्रेंड। तो इन तीनों ही आधार के नाम आपको याद रखना होगा। तो पहला आधार होता है रूप के आधार पर लिंग निर्धारण, दूसरा होता है प्रयोग के आधार पर, तीसरा होता है अर्थ के आधार पर। ऐसे 3 प्रकार से हिंदी में लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं रूप के आधार पर लिंग निर्धारण। देखिए, तो पहला प्रकार हमने यहाँ पर शुरू किया है अब रूप के आधार पर लिंग निर्धारण। ठीक है, पहला प्रकार होता है रूप के आधार पर, रूप के आधार पर लिंग निर्धारण। ठीक है, तो रूप के आधार पर लिंग निर्धारण, इसका क्या मतलब हो जाता है रूप के आधार पर लिंग निर्धारण का? तो इसमें हम देखते हैं इसका मतलब हो जाता है कि शब्दों की व्याकरणिक बनावट। तो जैसे शब्दों की व्याकरणिक बनावट होगी तो उस आधार पर लिंग निर्धारण होगा शब्दों का। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसमें देखिए जरा शब्दों की व्याकरणिक बनावट, तो इसमें लिंग निर्धारण कैसे होगा फ्रेंड? तो शब्दों की व्याकरणिक बनावट, व्याकरणिक बनावट। अब इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब यह होता है कि जैसे शब्दों की व्याकरणिक बनावट होगी
तो उसके आधार पर लिंग निर्धारण किया जाता है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि जब व्याकरण लिखी जाती है तो व्याकरण रचना के दौरान ही इसमें शब्दों का लिंग निर्धारण किया जाता है कि यह शब्द स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा। तो इसमें हम शब्दों की व्याकरणिक बनावट के आधार पर पहले हम शुरू करेंगे पुल्लिंग शब्द, उसके बाद हम शुरू करेंगे स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, तो देखिए इसमें पहले पुल्लिंग शब्द के बारे में हम शुरू कर रहे हैं। पहले हमने शुरू किया अब यहाँ पर पुल्लिंग शब्द। तो शब्दों की व्याकरणिक बनावट में हम देख रहे हैं पहले पुल्लिंग शब्द। अब पुल्लिंग शब्द कैसे होते हैं, तो ये पुल्लिंग शब्द हमें किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु की पुरुष जाति के बारे में हमें बताते हैं, तो उसे हम पुल्लिंग शब्द कह देते हैं। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे कुछ आकारांत शब्द होते हैं और कुछ आकारांत होते हैं। ठीक है, कुछ आकारांत होते हैं और कुछ आका, ठीक है, आका, कुछ आकारांत शब्द होते हैं। तो अब इसका मतलब क्या है, तो जैसे हमने लिखा है यहाँ पर आकारांत, तो आकारांत क्या होता है, तो जिसके अंत में आ हो, तो जिसके भी अंत में आ होगा वह क्या कहलाएगा, आकारांत। जिसके अंत में आ होगा वह क्या कहलाएगा, आकारांत। जिसके अंत में ई होगा वह क्या कहलाएगा, ईकारांत। आ रहा समझ में, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पर पहले हम आकारांत वालों को देखते हैं। तो वे शब्द आकारांत, तो आकारांत किसे कहते हैं, ये वे शब्द होते हैं जिनके अंत में अ होता है, उसे आकारांत कहते हैं। तो जैसे हमने लिखा यहाँ पर महेश, जैसे हमने लिखा यहाँ पर महेश, तो महेश में जो स है इसके अंत में क्या है, इसके अंत में होता है अ। तो इसलिए ये इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाएंगे, ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। इसके बाद फिर ऐसे ही लिखा हमने राकेश, जितने भी शब्द आ रहे हैं आपको याद, अब तो राकेश है, महेश है, सुरेश है, गणेश है, तो इस प्रकार के जितने भी शब्द जिनके अंत में ये आ आता हो, आदि। ठीक है, तो जिन शब्दों के अंत में आ आता हो जिसको हम अकारांत कहते हैं, तो ये अकारांत भी क्या कहलाएंगे, पुल्लिंग शब्द होते हैं हमेशा। फिर इसके बाद में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके अंत में आ आता है, तो जो आ होते हैं उन्हें भी हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग शब्द कहते हैं। आ रहा समझ में, तो ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो आकारांत होते हैं, तो जो आकारांत वाले हैं ये क्या कहलाएंगे, पुल्लिंग। जैसे हमने लिखा यहाँ पर कपड़ा, कपड़ा, तो कपड़ा यहाँ पर कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। हम यही कहते हैं कि कपड़ा रखा है। आ रहा समझ में, कपड़ा फट गया है या कपड़ा उड़ गया है, यही बोलते हैं हम। तो कपड़ा यहाँ पर क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि इसके अंत में क्या है, कपड़ा, इसके अंत में क्या है, आ है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, आकारांत कहते हैं। फिर इसके बाद में ऐसे ही अगला शब्द आ जाता है, जैसे घोड़ा, जैसे घोड़ा, तो घोड़ा यहाँ पर क्या है, ये आकारांत है और पुल्लिंग शब्द है। क्यों, क्योंकि इसके अंत में क्या है, घोड़ा, ड़ा, तो इसके अंत में क्या है, आ, तो इसके अंत में आ है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग होता है। लेकिन ध्यान रहे फ्रेंड कि सभी आकारांत शब्द पुल्लिंग नहीं होते, कुछ अपवाद स्वरूप होते हैं। तो कुछ स्त्रीलिंग शब्द भी होते हैं, जैसे ममता है, गीता है, सीता है, ये कैसे हो जाते हैं, फिर स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके अंत में आ होता है तो पुल्लिंग होते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके अंत में आ होता है तो वे स्त्रीलिंग भी हो जाते हैं। आ रहा समझ में, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर ऐसे ही आकारांत वाले में मामा है, चाचा है, दादा है, ये क्या हो जाएंगे, सब ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला आ जाता है, जैसे तो अगला शब्द आता है जिसके अंत में बड़ी ई हो, ई का रांत वाले, ई का रांत वाले भी क्या होते हैं, पुल्लिंग। ठीक है, जैसे हमने बोला कि पानी, तो ये कैसा है, पुल्लिंग शब्द है। जैसे हमने बोला दानी, तो ये कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। आ रहा समझ में, तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अंत में बड़ी ई होती है, मतलब जिसको हम ईकारांत कहते हैं। तो जिसके भी अंत में बड़ी ई हो उसको ईकारांत कहते हैं। तो जो ईकारांत शब्द होते हैं ये भी पुल्लिंग होते हैं, ये हमको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद फिर अगला देखिए, तो अगला शब्द आ जाता है, जैसे कुछ शब्दों के अंत में आव आ जाता है, कभी आवा आ जाता है, आवा, तो ये भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे हमने बोला कि घुमाओ, घुमाओ,
तो घुमाओ कैसा शब्द है? पुल्लिंग। तो घूम धन आओ, ठीक है, तो जिसके अंत में आओ हो यह भी क्या होगा? पुल्लिंग होगा। तो घुमाओ है, चढ़ाओ है, चढ़ाओ, बहाओ, ये किस प्रकार के शब्द हैं? ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। फिर इसके बाद में आवा। तो आवा कैसा है? तो आवा ये प्रत्यय है, ध्यान रखिए। आवा क्या है? यहाँ पर प्रत्यय है। तो यह जिस शब्द के अंत में जुड़ता है वह क्या हो जाता है? पुल्लिंग। तो जैसे हमने देखा कि आवा में जैसे पछतावा, तो पछतावा यहाँ पर क्या है? पुल्लिंग शब्द होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे फिर पहनावा, पछतावा है, पहनावा है, आ रहा समझ में? तो ये सभी शब्द क्या हो जाएंगे? ये पुल्लिंग शब्द होते हैं फ्रेंड। तो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं अभी व्याकरणिक बनावट के आधार पर शब्दों का लिंग निर्धारण, आ रहा समझ में? तो यहाँ पर ये शब्द जैसे जहाँ पर आओ आ जाता है, आवा आ जाता है, तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। अब इसके बाद फिर अगला देखिए, अगला शब्द आ जाता है कि जैसे किसी शब्द में त्व होता है, त्व, किसी में फिर हम देखते हैं कि व, ठीक है, तो जिसमें व होता है, त्व होता है, तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ये भी पुल्लिंग माने जाते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पर त्व के उदाहरण में, जैसे महत्व लिख दिया है, आ रहा समझ में? तो ये भी क्या हो जाएगा? ये पुल्लिंग होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है जैसे वह, तो वह में जैसे गौरव, जैसे वैभव, ये शब्द क्या होते हैं? ये पुल्लिंग शब्द होते हैं जो हमको याद रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर ऐसे ही कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके अंत में पन होता है, कुछ के अंत में खाना होता है, तो ये शब्द भी क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। तो जैसे हमने बोला कि बचपन, बचपन, तो बचपन कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द होता है। इसके बाद जैसे बड़प्पन, तो पुल्लिंग शब्द होता है। अब इसके बाद फिर ऐसे ही जैसे खाना, तो खाना में जैसे पागल खाना, जैसे पागल खाना, ये कैसा शब्द है? पुल्लिंग है। ऐसे कारखाना, कारखाना, तो ये कैसे शब्द हैं? पुल्लिंग शब्द होते हैं फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया अभी रूप के आधार पर पुल्लिंग शब्द, जो व्याकरणिक बनावट के आधार पर ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। अब इसके बाद मैं बताता हूँ मैं आपको कि रूप के आधार पर ही स्त्रीलिंग शब्द, जो व्याकरणिक बनावट के आधार पर स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें स्त्रीलिंग शब्द, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर किसी शब्द के अंत में आओ होता है तो बताइए वह किस प्रकार का शब्द होगा, पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा? तो आपको बताना होगा पुल्लिंग होगा। फिर अगर पूछा जाए कि घुमाओ, तो घुमाओ यह पुल्लिंग शब्द है, तो यह किस आधार पर पुल्लिंग है? व्याकरणिक बनावट के आधार पर, प्रयोग रूप के आधार पर, प्रयोग के आधार पर या अर्थ के आधार पर? तो आपको बताना होगा इसमें रूप के आधार पर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए स्त्रीलिंग शब्द, अब इसमें हम शुरू करते हैं यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। अब कुछ देखिए इसमें स्त्रीलिंग शब्द, तो व्याकरणिक बनावट के आधार पर या रूप के आधार पर हम देखते हैं कि कुछ शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे तो जैसे हम देखते हैं कि आकारांत, आकारांत, तो जो आकारांत शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। तो उधर तो हमने पुल्लिंग में भी देखा था, तो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आकारांत होते हैं, लेकिन ये शब्द पुल्लिंग भी होते हैं और स्त्रीलिंग भी होते हैं, ठीक है। जैसे उधर पुल्लिंग में बताया था मैंने आपको घोड़ा है, कपड़ा है, ये क्या थे? पुल्लिंग शब्द। अब इधर स्त्रीलिंग में कैसे हो जाएंगे? तो स्त्रीलिंग में जैसे सरिता, तो इसके अंत में क्या है? ता, आ। फिर इसके बाद में गीता, क्या है इसके अंत में? आ, तो ये भी क्या होंगे? पुल्लिंग। इसके बाद फिर ममता, क्या है ये? स्त्रीलिंग। फिर इसके बाद में रामा, माँ में आ, तो ये सभी शब्द क्या होंगे? ये सभी शब्द होते हैं स्त्रीलिंग, जिसके अंत में आ होता है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं कि जिसके अंत में आ होता है वे पुल्लिंग होते हैं, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद फिर
ऐसे फिर अगला आ जाता है ईकारांत वाले। ठीक है, तो पहले अपन देखते हैं कि छोटी ई के उदाहरण। ये ईकारांत के भी आते हैं शब्द स्त्रीलिंग में, और जो बड़ी ई होती है इसके ईकारांत के भी आते हैं। तो यहाँ पर ये ईकारांत है क्या? तो ईकारांत का मतलब होता है जिसके अंत में ई हो तो वह क्या होगा? ईकारांत होगा। जैसे हमने लिखा यहाँ पर तिथि, जैसे रश्मि। आ रहा समझ में? तो ये किस प्रकार के शब्द होते हैं? ये स्त्रीलिंग होते हैं। तो जिसके अंत में छोटी ई हो, ये इकारांत का मतलब क्या है? इकारांत का मतलब होता है जिसके अंत में छोटी ई होती है उसे हम इकारांत कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तिथि, इसमें क्या है? छोटी ई। ये क्या है? स्त्रीलिंग। रश्मि, इसके अंत में क्या है? छोटी, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। फिर इसके बाद में कि जिसके अंत में बड़ी ई आती है तो फिर ये क्या होंगे? तो ये भी स्त्रीलिंग होते हैं। कैसे? तो कुछ उदाहरण मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जैसे हमने लिखा घड़ी। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर घड़ी, तो घड़ी यहाँ पर कैसा शब्द है? ये स्त्रीलिंग है। क्यों? क्योंकि इसके अंत में क्या है? तो इसके अंत में है बड़ी ई, मतलब ई कारांत है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द होगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर और भी बहुत सारे शब्द आते हैं, जैसे लड़की है, जैसे पुत्री है, तो इनके सब के अंत में क्या है? बड़ी ई, इसलिए ये स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। आ रहा समझ में? अब इसके बाद देखिए अगला आ जाता है जैसे आवट। आवट है, जैसे आहट, आवट, आहट। ये जो इस प्रकार के शब्द होते हैं जिसके अंत में आते हैं तो ये भी स्त्रीलिंग होते हैं। कैसे? तो जैसे हमने लिखा लिखावट, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर लिखावट, तो लिखावट कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग है। तो हम बोलते हैं कभी कभी कि आपकी लिखावट बहुत अच्छी है। तो जब लिखावट स्त्रीलिंग है तो तभी तो हम बोल रहे हैं कि आपकी लिखावट अच्छी है। आ रहा समझ में? तो आवट है, ये किस प्रकार का शब्द है? ये स्त्रीलिंग शब्द होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि इसके अंत में क्या जुड़ा हुआ है? आवट। ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में ऐसे ही आहट, तो आहट ये जिसके अंत में जुड़ जाता है तो उसको भी स्त्रीलिंग बना देता है। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर घबराहट, जैसे अब हमने लिख दिया यहाँ पर घबराहट, तो घबराहट कैसा शब्द है? यह स्त्रीलिंग शब्द होता है। तो आपने देखा होगा जब किसी घबराहट होती है तो हम यही बोलते हैं कि यार उसको घबराहट हो रही है, बोलते हैं कि नहीं? तो घबराहट हो रही है क्यों बोलते हैं? क्योंकि घबराहट अपने आप में स्त्रीलिंग शब्द होता है, इसलिए इसको ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद फिर अगला आ जाता है, जैसे कुछ शब्द होते हैं जिसमें संस्कृत के होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, और कुछ हिंदी के प्रत्यय लगा देते हैं तो स्त्रीलिंग हो जाते हैं। तो देखते हैं इसमें पहले हम संस्कृत के प्रत्यय लगाकर जिससे स्त्रीलिंग बनते हैं। संस्कृत प्रत्यय से स्त्रीलिंग। ठीक है, संस्कृत प्रत्यय से स्त्रीलिंग मतलब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत के होते हैं प्रत्यय, और उनको हम लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? स्त्रीलिंग बन जाते हैं। मतलब कुछ ऐसे प्रत्यय होंगे जो संस्कृत के हैं जिसको हम लगाते हैं तो स्त्रीलिंग शब्द हो जाते हैं। तो देखिए कुछ संस्कृत के स्त्रीलिंग प्रत्यय, तो कुछ संस्कृत के प्रत्यय होते हैं, तो संस्कृत के प्रत्यय से शब्द को स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं? तो इसमें देखिए पहले आ, तो आ यहाँ पर क्या है? प्रत्यय है। ठीक है, तो आ यहाँ पर प्रत्यय है, तो यह जिसके भी अंत में जुड़ेगा वह क्या बना देगा? उसको स्त्रीलिंग शब्द बना देता है। कैसे? तो जैसे हमने लिखा था कि छात्र, लिखा हमने छात्र। अब इसमें यदि हम आ प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये छात्रा हो जाता है, ये स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। फिर इसके बाद में ऐसे शिष्य, तो शिष्य यहाँ पर कैसा है? ये पुल्लिंग शब्द है, और जब इसमें हम आ जोड़ देते हैं, आ संस्कृत प्रत्यय जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? शिष्या, मतलब ये भी स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। फिर इसके बाद में ऐसे ही फिर अगला देखते हैं कि इसमें बड़ी ई, अगला जाता है बड़ी ई। तो बड़ी ई ये प्रत्यय भी जिसके अंत में जुड़ता है उसको भी स्त्रीलिंग शब्द बना देता है। कैसे बना देगा? तो देखिए जैसे हमने लिखा है यहाँ पर पुत्र, तो पुत्र यहाँ पर
पुल्लिंग शब्द है। और जैसे ही इसके अंत में हम ये बड़ी ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाएगा, पुत्री, तो ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है इसमें से बेटा, तो बेटा यहाँ पर क्या है, ये पुल्लिंग है, और जब इसमें हम बड़ी ई जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा फिर बेटी। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो छात्रा शब्द है इसमें बताइए कौन सा प्रत्यय जिसके कारण यह स्त्रीलिंग शब्द बना है, तो संस्कृत का प्रत्यय है, और संस्कृत का प्रत्यय कौन सा है इसमें, तो ये आपको ध्यान रखना होगा आ रहा समझ में? फिर इसके बाद में अगला आ जाता है ईका, अगला प्रत्यय है ईका प्रत्यय। तो यह ईका प्रत्यय भी जिसके भी अंत में जुड़ता है उसे स्त्रीलिंग शब्द बना देता है। कैसे, तो जैसे हमने लिखा कि गायक, जैसे गायक है, जैसे नायक है, तो ये जो शब्द होते हैं ये पुल्लिंग शब्द हैं, और जब इसके अंत में हम ये ईका जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएंगे, स्त्रीलिंग बन जाते हैं। कैसे, जैसे गायक है तो गायक में अगर ईका जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, गायिका हो जाता है। नायक में अगर ईका जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, नायिका हो जाता है। तो ये दोनों ही क्या बन गए, ये स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। आ रहा समझ फ्रेंड? तो ये कुछ हमने आपको संस्कृत के प्रत्यय बताए जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बना देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कुछ ऐसा शब्द हमारी हिंदी के हैं, मतलब हिंदी के प्रत्यय जो शब्दों को स्त्रीलिंग बना देते हैं। तो देखिए इसमें कुछ हिंदी के प्रत्यय, हिंदी के प्रत्यय से स्त्रीलिंग बनाना, से स्त्रीलिंग। ठीक है, तो देखिए इसमें तो कुछ ऐसे हिंदी के प्रत्यय हैं जिससे हम पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बना देते हैं। कैसे, तो देखिए इसमें तो जैसे आ जाता है, इसमें पहले हम शुरू कर देते हैं कि बड़ी ई। ठीक है, तो बड़ी ई ये संस्कृत में भी आता है और हमारी हिंदी में भी आता है। जैसे तो हमने यहाँ पर लिखा है कि मामा, तो मामा यहाँ पर क्या है भैया, मामा यहाँ पर ये पुल्लिंग शब्द है, और इसमें जैसे ही हम ये बड़ी ई प्रत्यय लगा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, मामी, ये स्त्रीलिंग शब्द बन गया। ऐसे फिर जैसे चाचा, तो चाचा में अगर हम ये बड़ी ई प्रत्यय लगा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, तो यह स्त्रीलिंग हो जाएगा, चाची, क्या हो जाएगा, ये चाची। ऐसे ही काका, तो काका यहाँ पर क्या है, पुल्लिंग शब्द है, और जब इसमें हम बड़ी ई प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, काकी, ये स्त्रीलिंग बन जाता है। तो ये हिंदी के कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं जो पुल्लिंग शब्दों के अंत में जुड़कर उसे स्त्रीलिंग बना देते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर ऐसे ही अगला देखिए, जैसे अगला आ जाता है आइन, फिर इसके बाद में आनी। ये कुछ ऐसे प्रत्यय हिंदी के हमारे जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बना देते हैं। तो देखिए इसमें ये आइन, जैसे ठाकुर, तो ठाकुर शब्द कैसा है, पुल्लिंग शब्द है, और जब हम इसमें आइन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा ठकुराइन, ये क्या हो जाएगा, ठकुराइन, ये हो गया स्त्रीलिंग शब्द। फिर इसके बाद में ऐसे ही पंडित, तो पंडित कैसा शब्द है, ये पुल्लिंग है, और जब इसमें हमने आइन जोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पंडिताइन। ऐसे ही जैसे मुंशी, तो मुंशी पुल्लिंग शब्द होता है, और जब उसमें हम ये आइन जोड़ देंगे तो मुंशी आइन हो जाएगा, तो ये स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर अगला देखिए यहाँ पर आनी प्रत्यय। अब जो आनी प्रत्यय होता है तो यह भी जिसके अंत में जुड़ेगा उसे स्त्रीलिंग बना देता है। जैसे हमने लिखा यहाँ पर देवर, तो देवर यहाँ पर कैसा शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द होता है। अब इसके अंत में जैसे ही हम ये आनी जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा देवरानी। आ रहा समझ में? तो देवर से क्या हो गया, देवरानी हो जाता है। फिर इसके बाद में ऐसे ही जेठ, ऐसे ही जेठ, तो जेठ कैसा शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द होता है, और जब इसके अंत में हम ये आनी जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जेठानी। तो जेठानी शब्द कैसा होता है, ये स्त्रीलिंग शब्द होता है। तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ प्रत्यय होते हैं संस्कृत के और हमारी हिंदी के जो पुल्लिंग शब्दों के अंत में जोड़ने से उन्हें स्त्रीलिंग बना देते हैं।
तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए जो देवरानी शब्द होता है यह स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा है जिसके कारण यह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें आनी प्रत्यय जुड़ा है और हिंदी का प्रत्यय है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर व्याकरणिक बनावट के आधार पर ये लिंग निर्धारण समाप्त होता है। तो अभी हम थोड़ी देर पहले हमने बताया आपको कि हिंदी में जो लिंग निर्धारण होता है 3 प्रकार से होगा, एक तो रूप के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो रूप के आधार पर यहाँ पर समाप्त हो चुका है। अब इसके बाद दूसरा शुरू करने जा रहे हैं हम प्रयोग के आधार पर लिंग निर्धारण। तो देखिए यहाँ पर प्रयोग के आधार पर, ठीक है, प्रयोग के आधार पर। अब प्रयोग के आधार पर ये दूसरा है। अब इसका मतलब क्या हो जाता है, तो लिंग निर्धारण अपन देखते हैं कि 3 प्रकार से होता है। तो पहला प्रकार मैं आपको बता चुका हूं रूप के आधार पर, दूसरा हमने शुरू किया यहाँ पर अभी प्रयोग के आधार पर। अब प्रयोग के आधार पर लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि जब संज्ञा के साथ, तो संज्ञा के साथ विशेषण, संज्ञा के साथ विशेषण, कारक और क्रिया, तो संज्ञा के साथ विशेषण, कारक और क्रिया आते हैं तो इस आधार पर भी लिंग निर्धारण किया जाता है। तो इस आधार पर, तो किस आधार पर, तो विशेषण के आधार पर, कारक के आधार पर, क्रिया के आधार पर लिंग निर्धारण किया जाता है। आ रहा समझ में, ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, अब इसमें देखिए, तो पहला हम शुरू करते हैं, यहाँ पर पहला प्रकार हम शुरू कर रहे हैं इसमें विशेषण से। तो पहले हम इसमें देखेंगे कि विशेषण से लिंग निर्धारण कैसे होगा। तो अभी हमने आपको बताया है कि संज्ञा के साथ अगर विशेषण आता है तो भी लिंग निर्धारण होगा विशेषण के आधार पर, फिर अगर कारक आता है तो उसके आधार पर लिंग निर्धारण होगा, और फिर अगर क्रिया आती है तो उसके आधार पर भी लिंग निर्धारण होता है। तो देखिए मैं तीनों को एक एक से आपको बताता हूँ। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं विशेषण के आधार पर। तो विशेषण के आधार पर लिंग निर्धारण कैसे होगा ये देखिए। पहले देखते हैं विशेषण के आधार पर। तो विशेषण के आधार पर लिंग निर्धारण कैसे होता है ये देखिए इसमें। तो पहला हम देखते हैं कि हमने बोला कि अच्छा लड़का है या अच्छा लड़का, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि यदि यहाँ पर विशेषण, तो विशेषण क्या है यहाँ पर, अच्छा, और जब अच्छा यहाँ पर विशेषण है तो ये पुल्लिंग है। तो सीधी सी बात, अगर यहाँ पर ये विशेषण अगर पुल्लिंग है तो इसके बाद में जो भी करता है वो क्या होगा, वह भी पुल्लिंग होगा। और अगर यहाँ पर, और यदि जो विशेषण अगर स्त्रीलिंग है, ठीक है, अगर विशेषण स्त्रीलिंग है तो जो भी बाद में करता है, ठीक है, ये भी क्या होगा, ये भी स्त्रीलिंग होगा। तो अगर विशेषण स्त्रीलिंग है तो जो करता है वह भी क्या होगा, या जो संज्ञा है तो संज्ञा भी क्या होगी, स्त्रीलिंग होगी। और अगर विशेषण पुल्लिंग है तो संज्ञा भी क्या होगा, पुल्लिंग होगी। और अगर ये विशेषण स्त्रीलिंग है तो संज्ञा भी क्या होगी, स्त्रीलिंग होगी। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये तो बात हुई किसकी, संज्ञा की, मतलब विशेषण की। तो संज्ञा के साथ ये आया था विशेषण। अब इसके बाद बात करते हैं हम कारक की। अब कारक में क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर कारक के आधार पर, तो कारक के आधार पर भी लिंग निर्धारण होता है, कारक के आधार पर, ठीक है। तो देखिए इसमें कारक के आधार पर पहला, तो हमने कारक के आधार पर बताया जैसे राम का घर, राम का घर। तो अब यहाँ पर कारक क्या है, तो कारक है यहाँ पर का, और ये का किस प्रकार का है, तो ये पुल्लिंग है। तो जब कारक अगर पुल्लिंग होगा तो इसके बाद में जो भी संज्ञा होगी वो क्या होगी, वो भी पुल्लिंग होगा। तो हमने बोला यहाँ पर राम का घर, तो राम का घर का यहाँ पर कारक है और ये पुल्लिंग कारक है। तो जब कारक पुल्लिंग है तो उसके बाद में जो भी संज्ञा होगी वह क्या होगी, वह भी पुल्लिंग होगी। ऐसे फिर दूसरा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने बोला मोहन की पुस्तक,
मोहन की पुस्तक। अब जरूरी नहीं कि पुस्तक ही अपन बोले, कोई सा भी उदाहरण अपन ले सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अब देखिए कारक, तो कारक क्या है इसमें की, तो कारक होता क्या है, तो कारक ये वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध बताता है। आ रहा समझ में, संज्ञा का सर्वनाम का, ये संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध बताता है, तो इसे हम कारक कहते हैं। तो कारक 8 प्रकार के होते हैं, ये मैं आपको आगे जो क्लास पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको पढ़ाऊंगा कि कारक किससे कहते हैं और कारक के प्रकार कितने हैं। तो कारक हिंदी में 8 प्रकार के होते हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। तो कारक होता क्या है, तो कारक संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध बताता है, तो उसे हम कारक कहते हैं। हिंदी में 8 प्रकार के कारक होते हैं। तो यहाँ पर जो कारक है, कारक है इसमें की, ये क्या है की। तो जब यहाँ पर कारक अगर की है मतलब स्त्रीलिंग है, तो उसके बाद में जो भी संज्ञा आएगी तो वह संज्ञा क्या होगी, स्त्रीलिंग होगी। तो हमने देखा भी इससे पहले कि यहाँ पर कारक पुल्लिंग है का, तो फिर उसके बाद संज्ञा भी क्या हुई, पुल्लिंग हुई। अब यहाँ पर कारक आया है की, मतलब ये स्त्रीलिंग कारक है, तो उसके बाद जो भी संज्ञा होगी वह भी क्या होगी, स्त्रीलिंग होगी। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि कारक के आधार पर भी लिंग निर्धारण किया जाता है। अब इसके बाद देखिए क्रिया के आधार पर, तो अगला देखिए यहाँ पर क्रिया के आधार पर कैसे होता है। क्रिया के आधार पर, तो क्रिया के आधार पर भी लिंग निर्धारण होता है, तो कैसे होता है, तो हमने बोला यहाँ पर कि मोहन ने रोटी खाई, ठीक है, मोहन ने रोटी खाई। तो अब यहाँ पर खाई क्या है, तो खाई यहाँ पर क्रिया है। अब खाई क्रिया तो है पर कर्म कैसी, तो ये स्त्रीलिंग क्रिया है। तो जब यहाँ पर कारक स्त्रीलिंग है तो इससे पहले फिर जो भी संज्ञा होगी, सॉरी यहाँ पर खाई क्या क्रिया है और ये क्रिया ये स्त्रीलिंग है, तो इसके पहले जो भी संज्ञा होगी वह क्या होगी, वह भी स्त्रीलिंग होगी। ऐसे ही दूसरा हम देखते हैं कि सोहन ने अमरूद खाया, सोहन ने अमरूद खाया, ठीक है। तो अब यहाँ पर खाया ये भी क्रिया है, खाया क्या है यहाँ पर, तो खाया भी क्रिया है, लेकिन कैसी क्रिया है फ्रेंड, तो खाया यहाँ पर पुल्लिंग क्रिया है। तो जब ये पुल्लिंग है तो इससे पहले जितने भी संज्ञाएं होंगी ये सब कैसे होंगी, ये भी पुल्लिंग होगी। अगर क्रिया स्त्रीलिंग है तो संज्ञा भी स्त्रीलिंग होगी, अगर क्रिया यहाँ पर पुल्लिंग है तो उसके पहले जो भी संज्ञाएं होंगी सब पुल्लिंग होगी। आ रहा समझ में। तो ये इस प्रकार से हम देखते हैं कि क्रिया के आधार पर भी लिंग निर्धारण किया जाता है। ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोहन ने रोटी खाई, तो बताइए इसमें किस आधार पर लिंग निर्धारण हुआ है, तो क्रिया के आधार पर लिंग निर्धारण हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए तीसरा प्रकार, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर लिंग निर्धारण का दूसरा प्रकार समाप्त हुआ। अब इसके बाद देखिए लिंग निर्धारण का तीसरा आधार अर्थ के आधार पर। अब तीसरा है अर्थ के आधार पर लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो देखिए इसमें तीसरा है अर्थ के आधार पर लिंग निर्धारण, अर्थ के आधार पर, ठीक है। अब अर्थ के आधार पर लिंग निर्धारण, इसका मतलब क्या हो जाता है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि लिंग भले ही अलग हो परंतु अर्थ इनका एक समान होता है, तो इससे हम अर्थ के आधार पर लिंग निर्धारण कहते हैं। तो अर्थ के आधार पर लिंग निर्धारण कैसे होगा, तो इसमें हम देखते हैं कि भले ही तो लिंग अलग अलग होते हैं, लिंग अलग अलग होते हैं परंतु लिंग अलग अलग होते हैं किंतु इनका अर्थ समान होता है, इनका अर्थ समान होता है या एक होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो अर्थ के आधार पर भी लिंग निर्धारण होता है। तो जैसे अर्थ तो समान होता है लेकिन इनके लिंग भले ही अलग अलग हो, तो लिंग अलग अलग हो सकते हैं लेकिन अर्थ इनके एक ही होंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ शब्द, तो कुछ शब्द में हमने देखा यहाँ पर कि जैसे लेखक, ये है लेखक, तो लेखक कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। फिर इसके बाद में इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, लेखिका, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, लेखिका। लेकिन
इनका अर्थ क्या है दोनों का, तो दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों का अर्थ ही होता है जो लिखने का काम करता है। तो लिखने का काम करता है वही लेखक होगा और वही लेखिका होगी। आ रहा समझ में। तो इनके लिंग भले ही अलग अलग हैं परंतु अर्थ दोनों के समान होते हैं। ऐसे ही अगला जाता है कि इसमें नेता, ऐसे अगला शब्द बताया मैंने आपको यहाँ पर नेता। तो नेता ये पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, नेत्री। अब इसका मतलब क्या होता है नेता का, तो जो आगे आगे पहल करता है, जो नेतृत्व करता है वह कहलाता है नेता, और जो नेतृत्व करती है तो उसे कहते हैं नेत्री। तो नेता यहाँ पर पुल्लिंग शब्द होता है और नेत्री यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द होता है, लेकिन अर्थ दोनों का समान होता है। फिर इसके बाद में ऐसे ही मैं अगला यदि आपको बताऊं यहाँ पर कि जैसे साधु, तो साधु यहाँ पर पुल्लिंग शब्द होता है और इसका स्त्रीलिंग हो जाता है साध्वी। आ रहा समझ में। तो साधु यहाँ पर क्या है, पुल्लिंग, और साध्वी स्त्रीलिंग शब्द होता है। फिर इसके बाद में ऐसे एक शब्द आता है महान, तो महान ये पुल्लिंग शब्द होता है और स्त्रीलिंग इसका होता है महती। अर्थ दोनों का ही होता है कि जो बहुत प्रसिद्ध हो। आ रहा समझ में। फिर इसके बाद में ऐसे ही पुरुषों के लिए विद्वान शब्द का प्रयोग किया जाता है और जो महिलाएं होती हैं तो महिलाओं के लिए विदुषी शब्द का प्रयोग किया जाता है। आ रहा समझ में। तो अगर जैसे कोई महिला बहुत ज्ञानवान है तो आपको बोलना चाहिए कि वह बहुत विदुषी महिला है, लेकिन कई बार क्या होता है कि व्यक्ति इस विदुषी शब्द का प्रयोग नहीं करता है, यही कह देता है कि वह महिला बहुत विद्वान है, ये अशुद्ध होता है। तो अगर कोई महिला ज्ञानवान है तो हमें बोलना चाहिए कि वह विदुषी है, और पुरुष होता है तो पुरुष के लिए विद्वान शब्द का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर इसके बाद में महान ये स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग शब्द होता है और महती स्त्रीलिंग शब्द होता है। तो इनका उपयोग व्यक्ति को सही से नहीं पता होता है कि इनका उपयोग हमें कहाँ पर करना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि हमारा भारत, तो भारत पुल्लिंग शब्द है, तो हम बोलेंगे कि भारत एक महान देश है, तो इसके लिए हम पुल्लिंग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं महान का। लेकिन ये जो महती है तो इसका उपयोग कई 90% लोग इसका गलत उपयोग करते हैं। जैसे हमने बोला कि आपकी महान कृपा होगी, तो ये महान कृपा बोल रहे हैं तो कृपा स्त्रीलिंग है, तो फिर महान पुल्लिंग शब्द का उपयोग हम क्यों कर रहे हैं। तो इसके स्थान पर क्या आएगा, फिर आपकी महती कृपा होगी। आ रहा समझे फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर ये अर्थ के आधार पर भी लिंग समाप्त हो जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये अभी हमने आपको बताया यहाँ पर कि लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो एग्जाम में आपसे इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा में भी आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर ये लिंग का टॉपिक समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके लिए लेकर हम प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।